नाजरीन, ये है रेड लाइन। पाकिस्तान के अंदर हालात रोज़ बरोज़ नागुफ्ताबे होते जा रहे हैं। मईशत को देख लें या सियासत को देख लें, लेकिन जो अंदाज़ है सियासत का बदल नहीं रहा। मरीम नवाज़ कब वापस आएंगी, एक मखमसा है। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बड़े फैसले कब करने हैं, किसने करने हैं, इसहाक डार साहब के फ्रंट की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। चीफ मिनिस्टर्स तैनात होने हैं पंजाब में और केपी में, जिन्होंने इंतखाबात को सुपरवाइज़ करना है। इनके नाम कैसे बन रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको कुछ इंसाइट्स फराहम करेंगे। इमरान खान का टेरिन वाइट का केस भी आज कोर्ट के अंदर लगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके नोटिफिकेशंस का इजरा हुक्म दे दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ यही इलेक्शन कमीशन है जिसने उनको तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई भी किया हुआ है। तो आपको बहुत सारे इवेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। मेन इवेंट्स के ऊपर आज हम फोकस करेंगे। हमारे पास जो पैनल है उसमें सना बुच्चा साहबा मौजूद है, सहाफ़ी तज़कियाकार मती मौजूद हैं, सहाफ़ी तज़कियाकार, और वसीम बदामी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी तज़कियाकार। तीनों का शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में। हम ख्याल सियासतदान अब सेमिनार्स कर रहे हैं। हम ख्याली की पाकिस्तान में बड़ी पुरानी तारीख़ है और मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ओवर एनालाइज्ड है। तो मज़ीद तज़किया करके आपने पाकिस्तान का क्या करना है, उनसे भी बात करेंगे। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और ट्वीट्स की भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं तीनों ममानत करते हुए। एक जी, आपके सामने नवाज शरीफ साहब का क्लिप मैं चलाना चाह रहा हूँ, पंजाब के जो CM केयर टेकर आने हैं उनके बारे में। वो क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ और फिर देखते हैं कि दोनों जमातों ने कैसे तरीके के साथ ये तमाम सिस्टम जो है मैनिपुलेट किया है और एक ही नाम के ऊपर वो सब लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। ज़रा नवाज शरीफ साहब का क्लिप सुनते हैं जी पहले। दिस इज़ क्लासिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। पता है किसने नाम दिया है, ज़ाहिर है पता है। पता है किस तरह नाम दिया है, ज़ाहिर है पता है। लेकिन मती खींच के, अच्छा हाँ कौन, किधर, किसने। क्लासिक नवाज शरीफ है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो मियाँ साहब को वाकई नहीं पता उन लोगों के बारे में जिनके नाम हमजा शहबाज ने दे दिए हैं, और या तो उन्हें पता है और वो ज़्यादा उन पे बारे में बात नहीं करना चाह रहे। मगर तलत सोचने की बात यह है कि निगरान वज़ीर आला का ओहदा अब हमारे आइन का हिस्सा है और आइन के अंदर ये डालने वाले भी खुद सियासतदान हैं। मेरे ख्याल में इस तरह के ओहदे के ज़रिए वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के ओहदों की इससे ज़्यादा बेतौकीरी और बेइज्जती नहीं हो सकती। जो नाम आपने देखे उसके बुनियाद पे कह रहे हैं? नामों की वजह से नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो निगरानों का क्रिएट किया गया आइन में, इससे ज़्यादा सियासतदानों की और सियासी ओहदों की, अवामी ओहदों की तौहीन नहीं हो सकती कि वज़ीर आज़म हु इज़ सपोज टू बी द बॉस, द अल्टीमेट बॉस इन अ गवर्नमेंट, उसके लिए आपने 2-3 महीनों के निगरान का एक ओहदा क्रिएट कर लिया। तो ऐसे ओहदों के ऊपर कोई भी तैनात कर दें, दोबारा उस्मान बुज़दार को भी तैनात कर दें। आखिर निगरान वज़ीर आला ने करना क्या होता है? बहुत उम्दा पॉइंट है। तो क्या हमें ये सोचना चाहिए, इसके ऊपर हम आएंगे वापस, के निगरानी के लिए आप रखें लोग, ढांचा रखें, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ना कहें, नहीं, वो ओहदा ना दें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में इस तरह के ओहदे नहीं है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन कमीशन इतना ताकतवर है कि वहां पे चाहे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अगर इलेक्शन करा रहा है उसको वो आगे पीछे नहीं हो सकता। तो हमारे सिस्टम के अंदर वजीर आजम, वजीर आला और जितने पब्लिक ऑफिस हैं उनको इतना बिलिटल किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अब उनके लिए इस तरह के ओहदे क्रिएट किए गए। तासुर ये दिया गया है कि वजीर आजम धांधली करते हैं, हालांकि 75 साल से जो धांधली करने वाले हैं उनकी सरबराही किसी निगरान को नहीं दी जाती। सना, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अंदाज़ गुफ्तगू सुना। ये हर पॉलिटिशियन का अपना तरीका वारदात होता है बात करने का, जवाब देने का। आपके ख्याल में वाकईतन उनको इल्म नहीं था या वो सवाल का जवाब बना रहे थे, क्या? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को वो उतने ही क्लूलेस हैं जितने कि शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो इस वक्त की हुकूमत वक्त है PDM स्पेशली नून लीग, आई थिंक वो भी क्लूलेस हैं और जो थोड़ी बहुत इग्नोरेंस भी आप उसको कह सकते हैं। एंड इग्नोरेंस इज़ नॉट ब्लिस हियर। देखिए, कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2000 पॉइंट्स गिर चुकी है जिस दिन से इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व करने की बात की थी। आपकी इकॉनमी का हाल बुरा है और आपके पास कोई तरीका नहीं है। अभी परवेज़ इलाही साहब अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन में नाम जाएगा, ज़ाहिर है इन लोगों का अग्रीमेंट तो नहीं होगी। जो लोग इंतखाबात के नताइज को नहीं मानते वो आपको लगता है एक दूसरे के नॉमिनीज़ को मान लेंगे एज निगरान वज़ीर आला, तो ये मामला इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन में जाएगा। और अब परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन जो भी कहेगी हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये तो नेवर एंडिंग एक मामला है, क्योंकि इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टेंटली इस बहरान में रखना है। और आप इमरान खान साहब को आज इलेक्शंस दे दें, वो अगर नहीं जीते तो आप देख लीजिए क्या होगा। तो मतलब, और इमरान खान साहब प्लीज अंडरस्टैंड दैट ही थिंक्स दैट उनकी हर विम वो सोचें और वो हो जाए, वो कहें बस हो जाओ और वो हो जाए, एंड उसके उनकी हर विम को पूरा किया गया है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल है, तो जिन्होंने सो आई थिंक कि मामला सिर्फ इस हद तक नहीं जाना कि इलेक्शंस होने हैं नहीं होने। नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पता क्या करना है, और इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता है कि उनको ये सब कुछ चाहिए। ही वांट्स एवरीथिंग। अब आप देखिए वो हुकूमत में आ भी गए, 2/3 अक्सरियत लेकर भी आ गए, उसके बावजूद आप देखिएगा ये अपोजिशन में जो भी लोग बैठे होंगे उनकी नहीं मानेंगे। ही विल रोल ओवर एवरीथिंग। तो अब मतलब मामला जो है वो इस तरह से तो नहीं चल सकता। इस मुल्क में स्टेबिलिटी तो नहीं आने देंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को टेरियन पे, किसी और पे, इलेक्शन कमीशन पे, फॉरेन फंडिंग पे, किसी भी चीज पे नाअहल करना है आप कीजिए। यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट, क्योंकि ये आदमी बाज नहीं आएगा, उनकी पार्टी बाज नहीं आएगी। इस वक्त कराची में जो हैवॉक है तलत, आई कैन नॉट टेल यू, मतलब आप कहीं जा नहीं सकते, हर जगह धरने, एहतजाज। मतलब आपके बाप की रोड नहीं है, आपके अब्बा जी आपके विरासत में नहीं देखे गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लगता है कि दे आर इंटाइटल्ड टू द होल वर्ल्ड एंड पाकिस्तान स्पेशली, कि बस वो कह दें और वो हो जाए। सो इसलिए या तो इमरान खान साहब हैज टू बी आउट ऑफ द इक्वेशन अगर आपको इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए, वरना आप यही बातें करते रहें। राना सनाउल्लाह साहब कोई नॉन क्लूलेस स्टेटमेंट दे देंगे, नवाज शरीफ साहब क्लूलेस स्टेटमेंट दे देंगे, एंड वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग दैट। बट एक्चुअली कोर में यू हैव टू गेट इमरान खान आउट ऑफ द इक्वेशन और देन लिव विद इट। अच्छा वसीम, अगर मैं आपके पास आऊँ, वाकईतन नवाज शरीफ साहब इतने भोले हैं, जो उनका माजी का रिकॉर्ड है, भोलपन बातचीत का अपनी जगह पर, लेकिन सियासी तौर पर जो उनका विजडम है वो भी अपनी जगह वाजे है। ये नाम शाम नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं होते ना, इतना तो नहीं हो सकता। या तो उनको रिपोर्टर की आवाज़ ना आ रही हो इसलिए उन्होंने तकरार से सवाल किया हो तो अलग बात है, वरना ये इतना कलीदी मनसब है कि यानी कोई भी लॉजिक इस बात को कैसे मान सकती है कि पंजाब के निगरान वजीर आला के ओहदे का मामला है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उसका पता नहीं है। मैं एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा, मालूमात के बगैर सिंपल तज्जिए में भी कि नहीं, बल्कि उनकी फाइनल मंजूरी के बाद ही ये नाम आगे गए होंगे। तो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल पता है कि क्या नाम दिए। मज़ेदार बात यह है कि उनको ये भी पता है कि लोगों को पता है कि उनको पता है, उसके बाद भी वो इतने मासूमाना अंदाज में पूछ रहे हैं कि अच्छा कौन है, क्या है, अच्छा किसने दिए, हाँ देखें तो अच्छी बात। तो इसको अब ये उनका एक जो आपने कहा एक टिपिकल एक मासूमाना तर्ज सियासत का है, इन्वर्टेड कॉमास में मासूमाना के साथ, तो अलग बात है। वरना जाहिर सी बात है इतना कलीदी मनसब है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें ये ना मालूम हो। जो मती भाई ने बात की, सियासतदान ने अपने आप को बेतौकीर किया, इस ओहदे की तख्लीक से जुड़ी उन्होंने बात की, और इससे ज़्यादा बेतौकीरी क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि एक तो पाकिस्तान के इस वक्त के मारूजी हालात में, आइडियल सिचुएशन में नहीं, मारूजी हालात में तो इस मनसब का होना ज़रूरी है, वरना और ज़्यादा तनकीद की जद में आए ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस। लेकिन इससे बड़ा अलमिया ये कि सियासतदान अपने आप को मजीद बेतौकीर उस वक्त करता है जब ये ओहदा, जो कि आइडियल सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के मारूजी हालात में होना चाहिए, लेकिन इस ओहदे पर भी सियासतदान इत्तेफाक नहीं करता। न सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं करता बल्कि ऐसे किसी इत्तेफाक के मुमकिन इम्कान को भी पहली साथ से रद्द करता है। जब कमर जमान कायरा जैसा सीजन सियासतदान भी नामों के जाने से पहले कहता है कि ये तो इलेक्शन कमीशन ही जाएगा ना, ये तो भाई पाकिस्तान के सियासतदान भी तुला हुआ है इस बात पर। बाकी लोग तो तुले हुए सियासतदान को बेतौकीर करने पे, लेकिन वो भी तुला हुआ है कि अपनी दाढ़ी हर मामले में दूसरे इदारे को पकड़ानी है, बाद में वो इदारा उस स्पेस को फिल करता है, जायज और नाजायज साथ क्या करता है। अगर इसके ऊपर हम क्विक रैप अप आपसे ले लें कि जो नाम सामने आए वो तो बहस अपनी जगह पे हम कर सकते हैं कि जी इसकी गुंजाइश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो नाम सामने आए हैं उसमें भी शायद एक छोटा सा मौका था कि आप सिंबॉलिकली बताएं कि यू आर सीरियस अबाउट इट। आपने एक सिटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम बीच में डाल दिया, आपने एक ऐसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का नाम डाल दिया जो आपकी हुकूमत का हिस्सा है, चीमा का, सुखैरा साहब का। अभी इमरान खान ने एक नाम तब्दील कर दिया जब मीडिया की रिपोर्ट्स आई, एक और ब्यूरोक्रेट का बीच में नाम डाल दिया, नकवी साहब का बीच में नाम डाल दिया। तो आप जानबूझ के लोगों को ये तासर देते हैं जी कि बुनियादी तौर पर हम कमज़ोर हैं, फिर ऐसी हरकतें करते हैं, कोई नाम ही काम के दे दें, काम से बराबर जो मेरिट पे क्वालिफाई करते हो और कम से कम इप्सो फैक्टो डिस्क्वालिफाइड ना हो। अब कैबिनेट सेक्रेटरी के सबको पता है कि वो नहीं हो सकते, लेकिन नाम दिया हुआ बीच में। ये वाकई एक अच्छा सवाल है आपका कि कम से कम अलामती तौर पे कोई ऐसा नाम आप ज़रूर दे देते, मगर कुछ नाम आए थे और वो उन्होंने इनकार किया। नासिर खोसा साहब का यही हमें मालूम हुआ कि उन्होंने इनकार किया।
अब जो सर्विंग सिटिंग ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने भी बज़ाहिर वो भी नहीं ये ज़िम्मेदारी संभाल सक रहे। तो मेरे ख्याल में इनके पास ना तो सियासतदानों के पास कोई अच्छा वज़ीर ख़ज़ाना मिलता है इनको बनाने के लिए, और इसलिए बार बार बदलते ही रहते हैं। और फिर उससे आगे चल के देखें कि हत्ता कि अगर इन वज़ीर आला को कोई IG तैनात करना पड़ जाए तो वो IG भी जो है वो चंद महीनों का मेहमान होता है। तो हमारी सिलेक्शन का हाल तो ये है कि नैब का चेयरमैन जावेद इकबाल जैसा बंदा लगाया और बाद में दोनों पार्टियां जिन्होंने मिलके लगाया था वो पछताते रहे, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इन लोगों ने लगाया था, इन्हीं सियासतदानों ने लगाया था ना। बाद में इमरान खान पहले कहते रहे बहुत अच्छे बहुत प्रोफेशनल हैं, और फिर बाद में कहते हैं ये बंदा तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था, ये तो जनरल बाजवा की तरफ से आया था। तो हमारा जो हुस्न इंतखाब है सियासतदानों का, वो मैं निजी ज़िंदगी की तरफ नहीं जाऊँगा, मगर ये है कि कम अज़ कम सरकारी ज़िंदगी में तो उनको कोई मेरिट के ऊपर बंदे लगा देने चाहिए। ज़बरदस्त जुमला आपने तराशा है। ज़रा मैं आपको वापस हूँ सना, मरीम नवाज़ की वापसी के बारे में भी अब एक खामखा की आप समझे कि एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है, ये जानते हुए कि उनके हस्बैंड ने बता दिया है कि वो वापस कब आ रही हैं। नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जो मिस्ट्रीज़ हैं जो पॉलिटिशियंस क्रिएट करते हैं, अगर आप देखें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर को आम खिला के खुश हो रहे हैं। ये नहीं है कि उसमें कोई बुरी बात है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आमों के एक्सपोर्ट्स देखें पिछले साल में तो आपको पता चलेगा कि यू डीलिंग विद पीनट्स कंसिडरिंग कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जो एम्बिग्विटी है, ये जो सस्पेंस है, ये जो खामखा की सोशल मीडिया पे ड्रामाबाजी है, ये भी तो अंडरमाइन करती हैं इमेज को और उनकी अथॉरिटी को, कि नहीं? बिल्कुल करती है तला साहब। और नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि समझते थे इकॉनमी जो है वो फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी अगर वो डार साहब को भेज देंगे। उन्होंने वो ट्राई कर लिया। फिर उन्होंने सोचा पंजाब में तंजीम साजी के लिए मरीम साहिबा का नाम तजवीज़ कर दिया जाए, जिससे फिर पार्टी में एक फूट भी पड़ गई। आप डिफरेंट स्टेटमेंट सुन लीजिए खाकान अब्बासी साहब के, साद रफ़ीक साहब के। अब आपको लग रहा है दे आर गेटिंग वेरी डिसग्रंटल्ड विद दिस होल मौरूसी सियासत बिजनेस। अब वो मरीम साहिबा की वापसी मशरूत है ज़ाहिर है उसी चीज़ से जिस पे सारा दारोमदार है कि अब ये निगरान सेटअप ज़रा पता चल जाए कौन है, उसके बाद जी पंजाब में सूरत हाल क्या होगी, कितना फ्रीडम होगा कितना नहीं होगा, किस तरह से वो आगे चल सकेंगी नहीं चल सकेंगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेट को एम्बिगुअस रखा गया है, मसला ये है कि अभी उनको खुद नहीं पता कि अगला पैर रखना किधर है, अगला फुट किधर पड़ना है। क्योंकि इस वक्त मुल्क का जो हाल है और जो राना सनाउल्लाह साहब के बड़े बड़े दावे हैं, बड़ी बड़ी गुफ्तगू वो करते रहते हैं, उसको हम पट्टा खोल देंगे, उसको हम ये कर देंगे, उसकी हम वीडियो ऑडियो ले आएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब आप अपना जो है ना, आप अपना कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे क्योंकि आप उसको नहीं रोक पा रहे जिसको एक्चुअली आपको रोकना है। सो या तो आप डिसाइड कर लें कि उसको रोकना नहीं है और उसका फुल फ्रंटल जाना है, और उसके बाद फिर जो होगा इस मुल्क के साथ वो होगा। देखिए मैं अगेन यही कह रही हूँ कि मेरे लिए तो ये मैटर ही नहीं करता कि मरियम वापस आती है नहीं आती है, नवाज शरीफ आते नहीं आते, यू नो, अदर देन द फैक्ट दैट नवाज शरीफ सर्जरी के लिए गए थे लेकिन मरियम की सर्जरी हो गई, सो दैट्स ग्रेट। बट द पॉइंट इज कि अगर नवाज शरीफ साहब की भी सर्जरी हो जाए, अगर होनी है तो, एंड ये भी राज खुल जाए कि क्या उनकी प्लेटलेट्स गिरी थी, क्या वाकई उनके साथ कुछ हुआ था, या ये भी बाजवा साहब ने इनको बाहर भेज दिया था, तो उसके ऊपर भी हमें पूरे फैक्ट्स बताए ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखिए आपको अभी भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, आप उनके कमेंट सुन लीजिए, नैब के केस में सुन लीजिए। कल उन्होंने बड़ा ये कहा कि जी क्या इमरान खान साहब वापस नहीं जा सकते सियासत मतलब पार्लियामेंट में, और फिर इमरान खान साहब ने कि आपको इंदिया दिया इशारतन कि शायद वो वापस आ जाएं, फिर वो 35 पंचर या 35 इस्तीफे मंजूर हो गए। सो आई एम जस्ट सेइंग कि व्हेन यू डोंट नो वेयर द जुडिशरी स्टैंड्स, व्हेन यू डोंट नो वेयर द इकोनॉमी स्टैंड्स, देन ऑब्वियसली आप अपने आप को यहाँ लाकर क्या करेंगे? मतलब आपने अपने आप को और मजीद बोना बनाना है सियासत में। वैसे ही आप हो गए, आपकी टांगें तो कट गई हैं, नाउ यू आर डॉफ्ट, आप बोने हो गए हैं, सियासी बोने बन गए हैं सारे। और अब जो है ये अब इनको अगर अपनी कद काट वापस लानी है तो दे हैव टू इम्प्रूव द सिचुएशन एट हैंड, जो कि इनसे हो नहीं रही। बादरान साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ, ज़ाहिर है सना इसरार कर रही हैं कि असल चैलेंज पाकिस्तान में इमरान खान को रोकना है। अगर आप जमहूरी अंदाज से देख लें तो रोकने का तरीका फिर यही है कि उनके ख़िलाफ़
जो दूसरी जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो अपना ज़ोर दिखाएं, वो अपने नंबर्स दिखाएं, वो अपने आप को ज़्यादा मुनज़्ज़म करें। छोटी जमात से लेके बड़ी जमात तक आपको नज़र आता है कि तंजीम साजी तो किसी जमात के सामने है ही नहीं। अब अगर आप नून लीग की बात कर लें, वहाँ पे 4 लोग हैं जो फैसले करते हैं और उन 4 लोगों की वजह से पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको एक टेंशन नज़र आती है। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार और मरियम नवाज़। पीपल्स पार्टी की हालत आपके सामने है। सिंध उनको अगर उनके साथ है तो पंजाब में क्या हो रहा है या मरकज़ में क्या हो रहा है डजंट रियली कंसर्न देम। तो आने वाले दिनों में जाहिर है जब एक जो है वो तूफ़ान मचाता रहेगा और दूसरे जो हैं बकौल हमारी एनालिस्ट के सना के वो बौने हो गए हैं, उनकी टांगें कट गई हैं, तो फिर ये टेंशन तो चलती रहेगी कि नहीं? सर बिल्कुल चलती रहेगी। और मैं इमरान खान साहब के तर्ज़ सियासत से उनके नैरेटिव में हक़ाइक़ का अंसर कितना ज़्यादा कम होता है, इस सारी बात पे हद दर्जा कन्विंस होने के बावजूद आई फाइंड इट हार्ड टू से दिस कि यार फिर जो है ना कहीं से इसको ना हल कराओ और उसको साइड पे करो, चूँकि वरना फिर हम फिर वही विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाले केस में मेरा कहना ही है, मेरा मानना ही है कि पैनामा वाले केस में, और शायद ये ओपन सीक्रेट भी है, उन्होंने जितने भी गैर तसल्ली बख्श जवाब दिए अदालत में अपने फ्लैट से मुतालिक, वो उससे 100 गुना ज़्यादा भी गैर तसल्ली बख्श जवाब देते, लेकिन उनके मामला उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेट होते तो उनका मुकद्दर वो ना होता जो आज हुआ है। तो अब क्या हमने इसी चक्कर में फंस जाना है या फिर हमें एक तय करना पड़ेगा कि भाई वी लाइक इट और नॉट। एक बंदा है जो कि ठीक है अपना नैरेटिव बनाता है, वो उस पर आपका इख्तलाफ हो सकता है जो कुछ, लेकिन अगर उसका मुकाबला करना है तो उन्हीं हथियारों के जरिए करना है जिन हथियारों का आपने तज़किरा किया, जो जायज़ हथियार है, जो जबूरी हथियार है। उसमें हो सकता है आपको ये होता है, शायद किताबी बात लगे, होता है शॉर्ट टर्म में आपको उसमें कामयाबी ना हो, लेकिन आपने हम एक मुल्क चलाने की बात कर रहे हैं, कोई डे टू डे बेसिस वाला तो कोई बिजनेस नहीं है, तो उसमें करना तो ही पड़ेगा। वरना अगर कहीं से ये तासुर मिला कि नहीं जनाब चूंकि ये अब काबू में ही नहीं आ रहा था तो फिर इसको पकड़ो, इस अदालत से पकड़ के इसको दबोच लो, तो फिर साइकिल में फंस जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के केस में भी हुआ, पीपल्स पार्टी, सिर्फ एक छोटी सी बात कहूं मैं आपको, इवन जरदारी साहब के केस में ये हुआ। तलत साहब 27 दिसंबर बेनजीर साहबा के वाक़े के बाद मैं हर साल जाता था गड़ी खुदा बख्श कवरेज के लिए। जब जरदारी साहब सदर थे, आप यकीन करें इतनी तनकीद होती थी, वोट पड़ता था, लेकिन वो वहाँ के लोग कहते थे कि जरदारी साहब ने बेनजीर साहबा के बाद ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। फिर एक साल वो आया, आपको याद आ जाएगा, जब खबरें चल रही थी कि ये तो एम्बुलेंस में वापस आएगा, एजेंसियों ने ये कर दिया, इसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया है, और उसी दौरान 27 दिसंबर आ गई थी। उस साल जब मैं वहाँ गया और मैंने लोगों से बात की, सेंटिमेंट ही बदला हुआ था। लोगों ने कहा हाँ ये जरदारी हमें ये रोटी कपड़ा मकान नहीं देता, लेकिन चूंकि इसके खिलाफ साजिश हो रही है इसलिए हम इसके साथ खड़े हैं, चूंकि ये फिर वो एक लसानियत की बात उनको लगता था कि खिलाफ हो रही। तो जब भी ये तासुर जाएगा कि आपने किसी को दबोच लिया है, चूंकि काबू में नहीं आ रहा था और ये प्रोसेस ऑर्गेनिक नहीं हुआ है, तो फिर आप एक विशेष सर्कल में फंसे रहेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर बेशक एक आदमी कितना ही आपको लगता है काबू करना है, उसको काबू इन्हीं हथियारों से करे, उसके नैरेटिव के मुकाबले में अपना नैरेटिव बनाए, वरना मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। मती, मैंने आपको ट्वीट देखा जिसके अंदर आपने तफसील भी बयान की। टेल अस ब्रीफली कि आज क्या हुआ टेरिन वाइट के केस? अच्छा, क्विकली मैं ज़रा जो बादामी साहब बात कर रहे थे विशेष सर्कल और साइकिल का, मेरे ख्याल में ये विशेष सर्कल उस वजह से जारी रहेगा कि अगर इमरान खान को लाने वाले अपने जुर्म का एतराफ़ अवाम के सामने नहीं करेंगे और इमरान खान के हवाले से एक रीसेट नहीं की जाएगी पॉलिसी स्टेट की, उस वक्त तक ये विशेष सर्कल चलता रहेगा। इसी तरह लोग इक़्तिदार में लाए जाते रहेंगे और फिर ये कह के उनको मज़ीद आगे प्रमोट किया जाता रहेगा कि अगर अब हमने इनको हटाया तो ये विशेष सर्कल होगा। तो ये एक विशेष सर्कल इस वजह से जारी है कि इमरान खान को अभी भी अब उसे कानून के मुताबिक डील किया जा रहा है, वेराज उसको कानून के बरखिलाफ़ मुसल्लत किया गया था 2018 के इलेक्शन में। जहाँ तक टेरियन वाइट का केस का ताल्लुक़ है, आज बड़ा अहम था। आज सलमान अकरम राजा एडवोकेट जो बहुत बड़े और मारूफ कानूनदान हैं, उनके साथ आज बैरिस्टर अली जफ़र भी खड़े थे। तो यूँ लग रहा था कि ये पंजाबी में कहते हैं कल्ले बंदे का काम नहीं है, तो दो बड़े हैवी हिटर्स। अच्छा, अब दूसरी तरफ से ये डेवलपमेंट हुई है कि जो शहरी है, जो दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद, उसकी वकालत के लिए पहले एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे बैरिस्टर हसनैन, अब उनके साथ आ गए एक साबिक अटॉर्नी जनरल आ गए हैं सलमान असलम भट्ट। तो ये मामला बड़ा ही कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। आज इमरान खान के वकला की तरफ से जवाब दायर किया जाना था उस पटिशन का जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर की गई थी,
और जवाब में उन्होंने बताना था कि ये दरख्वास्त क्यों काबिल समाअत नहीं है। आज भी तहरीरी तौर पे इमरान खान ने कुछ लिख कर नहीं दिया और ज़ुबानी उनके वकला की तरफ से कहा गया कि हमें वक्त दें, वो बायोमेट्रिक का मसला है। वो ज़्यादा वक्त मांग रहे थे। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनको 27 जनवरी तक का वक्त दिया है, तकरीबन मेरे ख्याल में 8-9 दिन का उनको मज़ीद मोहलत मिली है। मगर जो आम बात है आज के केस की, एक डॉक्यूमेंट नया भी आया है इस केस में। और पहले 2004 में इमरान खान ने एक एफिडेविट दिया था अमेरिकी कोर्ट में कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर टेरियन वाइट की जो कस्टडी है या जो उसकी गार्डियनशिप है वो कैरोलिन वाइट जो कि सीता वाइट की सिस्टर थी उनके हवाले किया जाए। अब एक नया एफिडेविट आया है जो जमाइमा खान की तरफ से है, जो कि फॉर्मर वाइफ हैं इमरान खान की, और उसमें भी ये कहा गया है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर टेरियन वाइट की जो गार्डियनशिप है वो कैरोलिन वाइट के हवाले की जाए। तो अब इमरान खान का भी एफिडेविट है और अब नई डेवलपमेंट ये है कि जमाइमा खान का भी एफिडेविट है अमरीकी अदालत के लिए। जमाइमा खान का एफिडेविट इसलिए बनता है कि एज अ वाइफ ऑफ इमरान खान उसको भी जो है एक जॉइंट एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, तो इसलिए उनसे भी पूछा गया आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। और हमने देखा ये भी 2004 में दिया गया, यानी 4 नवंबर 2004 को इमरान खान का एफिडेविट है और फिर 18 नवंबर को जमाइमा खान का। और अब हम देख रहे हैं कि टेरियन वाइट जो है जमाइमा खान के आज साथ रह रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो उनकी गार्डियन थी अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बाद से वो जमाइमा खान के साथ। सो आप ये कहेंगे केस जो है वो इट्स मेकिंग हेडवे, इट्स मेकिंग हेडवे, और ये पॉलिटिकली जो है और लीगली दोनों ही बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। लीगली आई डोंट नो इसको कितना इमरान खान इस पे हर्ट हो सकते हैं नहीं, मगर अगर इस केस के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ वर्डिक्ट आता है और वर्डिक्ट यही होगा, बेसिकली लॉ पॉइंट ये है कि क्या उन्होंने झूठ बोला, क्या उन्होंने अपने बच्चों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन से छुपाई झूठ बोलने का, तो उसमें फिर वो सादिक और अमीन का जो इमरान खान का एक स्टेटस है वो अंडर क्वेश्चन आ जाएगा और उसके लिए उन्हें पॉलिटिकली बहुत सी वजाहतें देनी पड़ेंगी और जितनी वजाहतें देंगे, जितना इस फैसले के ऊपर अपील करेंगे, उतना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल। क्या इमरान खान दबोच में हैं या जो 2.5 महीने पहले 2 महीने पहले माहौल बना हुआ था कि इमरान खान अब गए या तब गए डिस्क्वालीफाई हो हर तरफ से, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सना, इमरान खान बेसिकली ऑफ द हुक नहीं है, कानूनी मामलात में फंसे हुए हैं। सियासी तौर पर उनके ओपोनेंट्स जो हैं वो बेशक गलतियां करते रहें, लेकिन कानूनी मामलात उनके लिए बहुत उलझे हुए हैं। लेकिन सुलझा भी तो वही रहे हैं ना। जब रिलीफ देना होता है तो वो तो कह रहे हैं आपको, चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी कह रहे हैं कि आप हमारे रिलीफ का नाजायज़ फ़ायदा ना लीजिए। हम आज रिलीफ दे रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब को कह दीजिए कि इस तरह की गुफ्तगू से गुरेज करें जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने एक फ़ॉरेन चैनल को इंटरव्यू करते हुए दी थी। तो ये जो बात कर रहे हैं मती बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये ज़ाहिर है कि नाउ द केस हैज़ मोर सब्सटेंस, हैज़ मोर वेट विद जमाइमा's एफिडेविट एंड ऑफ कोर्स इमरान खान साहब का ख़ुद का, और ये केस हवा में नहीं है और ये एक डिसऑनेस्टी है। अगेन मैं समझती हूँ कि अगर आपने आईनी और कानूनी तौर पर एक ऐसे शख्स को हटाना है जो गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके पर हम पर मुसल्लत किया गया, 2018 से गलती शुरू होती है, उससे बहुत पहले से इसको आइडेंटिफाई किया था बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, जिन्होंने इसको वर्ल्ड कप जीतने के बाद PTV पे इनका नाम भी लेना मना कर दिया था, बिकॉज शी न्यू एग्जैक्टली व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट कुड डू विद समबडी हु वाज के क्रिकेट खेल रहे हैं, एक वर्ल्ड कप जीता है और उसके साथ उस वक्त से उनको आइडिया था, उनके अंदर ये आई थिंक पॉलिटिकल विजडम था। शी आइडेंटिफाइड हिम एज अ ट्रबल मेकर इन द फ्यूचर। तो वो मैं कह रही हूँ PTV पे उनको बैन हो गया था, शौकत खानम का ऐड नहीं चल सकता था, उनका नाम नहीं लिया जा सकता था। तो अगेन आई एम जस्ट कमिंग टू द फैक्ट कि आई थिंक कि इमरान खान साहब को इन एनी केस आपको पिक्चर से बाहर करना है। अब आप इसको आईनी, कानूनी, गैर आईनी, गैर कानूनी तो मैं भी नहीं सपोर्ट करती, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर इमरान खान साहब बहुत जगह आई थिंक मतलब ही कैन नाअहल भी हो सकते हैं और अरेस्ट भी हो सकते हैं। आई डोंट इवन नो कि आज तक आप देख लीजिए, आज इलेक्शन कमीशन ने 7 उनकी जो सीट्स उनको जो विदहोल्ड किया हुआ था आज वो भी उनको दे दी हैं। आप ये देख लीजिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट कह रहा है बायोमेट्रिक का मसला क्या है, वो यहाँ ना आए, वो कहीं से भी करा दें, आप रसीद जो है वो उसको साथ लगा दें। तो मतलब इससे ज़्यादा अकोमोडेटिंग क्या आपको लगेगा। अब इलेक्शन कमीशन का तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी केस है जिसके
उसके लिए वो कराची सिंध हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड उसकी अगर ये तौहीन करते हैं तो नाअहली 5 साल ही है। सो वहां से भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑल्सो रियलाइजेस कि उनके पास क्या पावर है, तो ये तो इन एनी केस नहीं रहते इन द कमिंग फ्यूचर। उनको नहीं रहना चाहिए बिकॉज यू कैन नॉट सेटिस्फाई हिम, वो सेशिएट नहीं होते। आप उनको इलेक्शन दे दें, उसके बाद आप उनको इलेक्शन कमिश्नर से मसला हो जाएगा, वो फिर धांधली का इल्जाम लगा देंगे, फिर वो रोडें ब्लॉक कर देंगे। मतलब अवाम का जीना मुहाल कर दिया है इस शख्स ने, क्योंकि वो ये एक्सीड, ही कांट टेक रिजेक्शन कि भाई आप रिजेक्ट हो गए हैं। नहीं, आई विल नॉट टेक रिजेक्शन। इनका बहुत बड़ा मसला है। लेट मी गो टू बदामी ऑन दिस। बिल्कुल आखिर में 1 मिनट रह गया बदामी साहब। तो इमरान खान के जो कानूनी झंझट हैं वो इतने आसान नहीं है जितने लगते हैं, बिलखुसूस वो मामला जो माजी में दबा दिए गए थे और आप खुल के सामने आ रहे हैं। यू हैव गॉट 1 मिनट टू आंसर, गो अहेड। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि जहां मैं कह रहा हूं कि ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि आपने सिर्फ कोई कानूनी जरिया अपना लिया उनको दबोचने के लिए। वहां पर ऑफ कोर्स ये तासुर भी नहीं आना चाहिए कि भाई ही विल गेट अवे विद एनीथिंग बिकॉज उनको नैरेटिव बनाना आता है और वो फिर पड़ जाते हैं किसी को भी, तो यार इस वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से ही विल गेट अवे विद एनीथिंग। तो ऑफ कोर्स ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए। और आम तौर पर जब कोई केस का फैसला आता है, प्रोसीडिंग चल रही होती है, समझ में भी आ रहा होता है कि ये मामला कितना मेरिट पे चल रहा है या कितना बस एक तय कर लिया है, फैसला पहले से तय है और उसके बाद अब खाली जवाब तराशे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लॉन्ग रन में अगर आपने मुल्क को सीधा करना है तो इन्हीं रास्तों को अपनाना पड़ेगा। ये बातें घिसी पीटी किताबी लगती हैं, आज से कुछ अर्सा पहले ज्यादा किताबी लगती थी जब हम कहते थे कि हर इदारे को अपने दायरे कार में रहना चाहिए। आज बहुत सारे वो लोग भी ये बात करते हैं जिससे पहले कहते थे कि ये किस तरह की बात है, क्या फजूल अजीब सी उर्दू में बात बोल देते हैं। तो अगर मुल्क को चलना है तो इसी तरीके से चलना है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि खान साहब को भी बस टुवर्ड्स द एंड के अपने इस तर्ज सियासत पर तो खुदारा को नजरसानी करना होगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, बात करते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से, जो अब उन्होंने ट्वीट्स के ज़रिए में बताया है कि किस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों का मुआशी और सियासी सूरत हाल पर एक इकट्ठ कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने हमें बताया था अपने इंटरव्यूज़ में कि वो सीरीज़ ऑफ सेमिनार कर रहे हैं। तफसीलात जो हैं खोखर साहब ने भी हमारे सामने रखी हैं अपने ट्वीट्स के ज़रिए। तो इसके ऊपर बड़े पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद में बिलखुसूस मुबाहिसे चल रहे हैं। तो मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का करम। जी ये फरमाइएगा, पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि इट्स एन ओवर एनालाइज्ड कंट्री, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर तहकीक ना हुई हो, रिपोर्ट्स ना हुई हो, हमें पता ना हो कि हमने करना क्या है। तो आप दोबारा से सेमिनार्स करके और उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके जिनका अपना नाम है लेकिन ज़ाहिर है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ वो मुंसलिक रहे हैं, ये मतलब अचीव क्या करना चाहते हैं? शुक्रिया तलत भाई। इसमें देखें, जो पॉइंट सबसे पहले कंसिडर करने का है और जो हमने अपनी बहुत सी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, वो ये था कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो इस हद तक पोलराइज्ड हो चुकी है कि उसमें पावर पॉलिटिक्स एक सेंटर स्टेज इख्तियार कर चुकी है। और पावर पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज इख्तियार करने की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे जो चेंज जो लेकर आना है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही लेकर आती हैं। सबकी तवज्जो इस वक्त सिर्फ सियासत पे मरकूज है, कोई इस मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। आज हमारी जो माशी हालत है, हमारी जो खारजा पॉलिसी की हालत है, हमारे जो माशरे की हालत है कि इतना पोलराइज डिवाइडेड हर चीज हो गई है और हर चीज तनज़ुली का शिकार है। तो किसी को एटलीस्ट इस माहौल में एक गुफ्तगू तो जनरेट करनी चाहिए कि जिसमें लोगों के इश्यूज की तरफ सियासत को और गुफ्तगू को वापस लेकर आया जाए, ना कि सिर्फ एक हर वक्त हम एक दूसरे के बयानात के ऊपर रिएक्शंस, एक दूसरे को गालियां देना और इसी तरह की गुफ्तगू से अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा ताकि इश्यूज की तरफ हम वापस आ सकें। तो ये एक उस ज़िमन में एक कोशिश है कि इसमें जो लोग शामिल हैं वो सारे मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। एक नॉन पार्टिजन किस्म का एफर्ट है जिसमें हमने तमाम सियासी जमातों को भी दावत इसमें शामिल होने की दे रखी है। वकला को, मजदूरों को,
अदीबों को, शायरों को, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान को, सहाफ़ियों को कि जी हम अपनी गुफ्तगू करें और इश्यूज को फ्रेम करके उनके हल की जानिब जाएं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ओवर एनालाइज्ड पाकिस्तान एक सोसाइटी है। हमारी गवर्नेंस की बहुत सी जो इश्यूज हम फेस करते हैं वो हम सब ने ओवर एनालाइज कर रखे हैं, लेकिन सोल्यूशंस की तरफ भी तो जाना है। ये गुफ्तगू भी तो शुरू होनी चाहिए, ये गुफ्तगू भी तो सेंटर स्टेज हासिल करनी चाहिए। तो मौजूदा निज़ाम, अगर मैं ये समझ पाऊँ तो मुस्तफा साहब, मौजूदा निज़ाम मौजूदा जमातों के साथ, मौजूदा क़यादत के साथ उसके पास ये सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान के मसाइल का हल तजवीज़ कर पाए। यानी आपकी एक्स पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके साथ आप देर तक मुंसलिक रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर आपके साथ मौजूद हैं खाकान अब्बासी साहब, उनके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं मिफ्ता साहब, पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमा मौजूद हैं। आपके ख्याल में मौजूदा सियासी जमातें बशमूल उनकी क़यादत तमाम तर वोट गैदरिंग कैपेसिटी के बावजूद वो पाकिस्तान के मसाइल का हल तजवीज़ नहीं कर सकती, और आप जैसा ग्रुप चाहिए उनको सीधी राह दिखाने के लिए? तलत भाई, मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि हम बलूचिस्तान क्यों सबसे पहले हमने सेमिनार रखा और बलूचिस्तान से हम क्यों ये सेमिनार्स का आगाज करने चाह रहे हैं। आपके इल्म में है, मेरे इल्म में है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि पिछले 2 तिहाइयों से वहां पर एक बहुत बड़ी एक मिड लेवल, कभी वो लो इंटेंसिटी होती है, एक इंसर्जेंसी चल रही है। वहां के जो मामलात हैं वो कंट्रोल में आ नहीं पा रहे, और बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान का सूबा वो कितनी कलीदी हैसियत रखता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो एक इंटरनेशनल आउटलुक है उसके अंदर उसकी कितनी कलीदी हैसियत है। तो हम सबको इन पिछली 2 दिहाइयों में तो बढ़ चढ़ कर सबसे पहले उस सूबे को, वहां के इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए था। वहां के लोगों की जो शिकायत है मिसिंग पर्सनस के हवाले से, इकोनॉमिक इनजस्टिस के हवाले से, वो एड्रेस करनी चाहिए थी। लेकिन क्या मुस्तफा साहब, बसद एहतराम, मैं माजी के किस्से नहीं खोलना चाहता, लेकिन सवाल बनता है वो ये कि जब आपकी जमात बरसर इक़्तिदार थी और आप उनके साथ मौजूद थे या आपके दोस्त मौजूद थे, वो हमें बताते रहे कि बलूचिस्तान के लिए जो पैकेजेस दिए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। खाकान अब्बासी साहब की जमात जब बरसर इक़्तिदार आई, उन्होंने बताया जी कि बलूचिस्तान के लिए जो हमने काम किया इससे ज़्यादा किसी और ने काम नहीं किया। तो लोग ये सवाल तो उठाएंगे ना कि आप इतने बड़े माजी के बैगेज के साथ यकदम कैसे एक डिटैच्ड पोजीशन ले सकते हैं? या तो आप उसको डिसओन करें या फिर लोगों को बताएं कि जो माजी में आप कहते रहे थे वो दुरुस्त नहीं था और हाल की बात करें, बट यू कांट रियली बी पार्ट ऑफ द पास्ट एंड देन से कि जी अब हमारे पास कोई नया सोल्यूशन है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो माजी में हमने किया इट क्लियरली डिडंट वर्क। आज जिस हम नहज पे खड़े हैं वहां पर इन सारे तमाम एफर्ट्स जो नेक नियति से किए गए उसके नतीजे में कोई हल ही नहीं निकल पाया। अब फिर उन हल को बहुत अच्छी तजावीज़ हैं जो ऑलरेडी जो हम उस सेमिनार के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि गवर्नेंस के हवाले से जिनको स्ट्रक्चरली एड्रेस करके सूरत हाल को बदला जा सकता है। और फिर जो सबसे अहम चीज़ है तलत भाई कि हम आज तक अपने माशरे में, अपने मुल्क में जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है कि इस मुल्क को चलाना किसने है, एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, एस्टैब्लिशमेंट को किस तरीके से अपने आईनी रोल तक महदूद किया जाएगा। जुडिशरी एक बहुत बड़ा सतून है इस माशरे का, लेकिन इंसाफ के निजाम के ऊपर किसी को एतबार नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो कॉन्वर्सेशन है वो सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने पे मरकूज है। हमने कौन सी इन पिछले 20 सालों में अदलिया को रिफॉर्म करने की कोशिश की है, हमने किस तरीके से लॉ, क्रिमिनल लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की है, क्या हम वो स्ट्रक्चरल तरीके से ये इश्यूज एड्रेस कर सकते हैं। हमें इस जमूद को तोड़ना पड़ेगा। अब इस चीज से अंदाजा लगाइए कि अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी, नदीम अफजल चांद साहब जब उसके चेयरमैन थे तो वो एक खत लिखते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि ये टैक्स पेयर के पैसे से जो सारा इतना बड़ा निजाम चल रहा है इसकी कुछ तफसीलात हमें दीजिए। तो वो आगे से जवाब आता है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आप मुदाखलत कर रहे हैं, आप हमसे नहीं पूछ सकते। इसी तरह अगर सिक्योरिटी के हवाले से आपने कोई चीज पूछनी है तो आप इस मुल्क में क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अब जो ये सारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, जो सतून है, वो सब आइसोलेशन में चले गए, अपने अपने साइलोज में रह रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया उन्होंने बना ली है और उसके अंदर जो लोग पिस रहे हैं वो इस मुल्क के अवाम है। आखिर गुफ्तगू भी सियासतदानों ने करनी है, हल भी सियासतदानों ने निकालना है, लेकिन आज वो गुफ्तगू भी नहीं कर रहे और ना ही हल की तरफ आ रहे हैं। तो ये बुनियादी एक नुकता है। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, वो कहते हैं कि एक मुस्तफा साहब, एक हाथी है कमरे में
जिसको हम टटोल के बयान मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं, लेकिन हम कभी उसका नाम नहीं लेते हैं, और उस हाथी का नाम है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार। आपकी एक्स पार्टी जो है उसके हाथों डसी हुई है, दूसरी जमातें उसके हाथों डसी हुई हैं, इमरान खान साहब जो बेनिफिशरी थे आजकल वो कहते हैं वो उसके हाथों डसे हुए हैं। तो इस वक्त जिस माहौल की वजह से आप और दूसरे पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, उनकी जड़ें तो बुनियादी तौर पर तजर्बाती सियासत में से निकलती हैं। 2018 में क्या हुआ आप सबको पता है और आप आई विटनेस हैं उसके। तो उनको आप कैसे रोकेंगे? सिर्फ उनका ये कहना कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, उससे आपको इंकरेजमेंट हुई कि शायद अब न्यूट्रल हो गए तो हमें डील ना करना पड़े उनके साथ, लेकिन अगर डील करना पड़ा तो कैसे रोकेंगे उनको आप? तलत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का करेज का मुजाहरा करते हैं कि जो एलिफेंट इन द रूम की गुफ्तगू करें। अनफॉर्चुनेटली हम जब भी मीडिया पर बैठते हैं तो हमारी जो गुफ्तगू होती है बतौर सियासतदान, ये मैं बात आपको वसूख से कह सकता हूं कि आपके जब भी सवालात होते हैं तो हमारे पास रटे रटाए जुमले होते हैं जो उसके जवाब में हम कह देते हैं। एलिफेंट इन द रूम के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करता। 75 साल हो गए हैं तलत भाई। Clearly, whatever we've been doing hasn't worked for the last 75 years. डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई हैं, उसके अंदर इनडायरेक्टली कंट्रोल हासिल करके हुकूमतों को डिसमिस किया जाता रहा है, काम नहीं करने दिया गया, और फिर इवेंचुअली हमने एक हाइब्रिड निज़ाम का भी एक्सपेरिमेंट देखा। खुदारा अब हम तो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। किसी एक एक्टर के ऊपर इस मुल्क की आवाम को मेरे नजदीक एतमाद नहीं रह गया। पॉलिटिकल पार्टीज वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर रही कि एलिफेंट इन द रूम जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिश रोल को किस तरह मिनिमाइज करना है। उनका रोल एक डिस्टेबलाइजिंग रोल रहा है। हमारी तारीख उठाकर देख लें कि हम तहरीक पाकिस्तान के जो कारकुनान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में हिस्सा लिया, उन तक को एब्डो किया गया, उनको सियासत से बाहर किया गया, और फिर हमने उसका एक बड़ा तल्ख नतीजा देखा कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान हुआ हमारे साथ। वो एक मौका था कि हम समझ सकते थे कि हम सीखें और खुदा न खास्ता हम दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे इतनी बड़ी कॉस्ट पे करने के बाद। लेकिन उसके बावजूद क्या होता रहा? आज खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए, वहां के लोगों में शदीद इस्तराब है। लाखों के हिसाब से लोग मुजाहरे वहां पर कर रहे हैं, अपने शहरों में बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात हैं, अवाम उसके अंदर अपने आप को शामिल ही तसव्वुर नहीं करते। उनके लिए एक ये अचानक खबर आई कि आपके खबर के आई, उन्होंने देखा अपनी नजरों से कि उनके दरमियान वही लोग जो कत्ले आम में मुलव्वस थे वो वापस आकर बस गए और रहना शुरू कर दिया। लोग घबरा गए, लोग बाहर निकले कि आखिर हमें और हमारी जिंदगियों को क्यों दोबारा एक दफा एट रिस्क रिस्क पे डाला जा रहा है, राइट टू लाइफ क्यों हमारा खतरे में डाला जा रहा है। लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन उस पर नहीं हो रही, सियासी जमातें उस पर नहीं बात कर रही। तो अब पाकिस्तान इस नहज में पहुंच चुका है कि अगर हमने ये कॉन्वर्सेशन ना की, अगर हम सारी चीजें वापस दोबारा कार्पेट के अंदर डालते रहे, तो आई एम अफ्रेड एक लॉजिकली एक एंड भी होता है चीजों का। और ये मुझे बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। वो एक मर्फीज लॉ है कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल इवेंचुअली गो रॉन्ग। और पाकिस्तान में देयर टू मेनी थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग, और एक अल्टीमेट लॉजिकल कंक्लूजन भी होता है चीजों का। तो खुदा ना खास्ता हम एक इम्प्लोजन की तरफ ये सोसाइटी बढ़ जाए, किसी न किसी को तो किरदार अदा करना है। सबसे अहम किरदार सियासी पार्टियों का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पावर पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल पा रही, वो इस इशू को एड्रेस नहीं कर पा रही। उन्होंने तो मुझे ऐसे लगता है कि एक एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है उसको उन्होंने जहनी तौर पर तस्लीम कर लिया है और ये फैसला कर लिया है कि अब हमने इनके साथ ही मिलकर मामलात को चलाना है। तो इस तरह तो पाकिस्तान नहीं चल सकेगा तलत भाई। ठीक, मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ट्रेंड्स देख लेते हैं। ट्रेंड्स हैं बड़े दिलचस्प पाकिस्तान में चल रहे हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ट्वीट्स नहीं हैं, लेकिन ट्रेंड्स आपको नज़र आएंगे। खान का रास्ता आप नहीं रोक सकते, एक ट्रेंड चला रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान अब आवे। जब से सियासत में 2 असम्बलियाँ तहलील हुई हैं और इमरान खान की असम्बली की वापसी की बात चली है, तो इस किस्म के ट्रेंड्स आपको ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान का रास्ता आप नहीं रोक सकते, हम उसको हर हाल में वापस लेके आएंगे, उसके ऊपर कुछ तनकीद भी हो रही है। इसके अलावा आप को ज़ल्ज़ला आया। जब भी ज़ल्ज़ला आता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ौरन ट्रेंड्स इसके बनते हैं। लोग खौफ के अंदर एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए भी ट्वीट्स करते हैं और फिर हैशटैग के साथ ट्रेंड बन जाते हैं। लेकिन ये रिमाइंडर्स हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर
अगर कोई ऐसी आसमानी बला और आफत आई जब हम अपने आम मामलात भी नहीं तय कर पा रहे तो उस वक्त क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये ट्रेंड्स जो हैं ये रिमाइंडर भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तोशाखाना के ऊपर आपको एक ट्रेंड नज़र आता है। तोशाखाना का इशू ये है कि जब से इमरान खान के तोशाखाना के तमाम कारनामे आपके सामने आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एम्बेरस्ड फील करती है। अब उनका मानना ये था कि अब तक जितने तोहफे जिसको गए वो सब को आप सामने रखें। अब कोर्ट ने जब ये मांगे तो फिर आगे से उन्होंने कह दिया जी कि हम ये मालूमात मुहैया नहीं कर सकते, हम दोबारा इसरार करेंगे, ये मालूमात मुहैया करनी चाहिए। इमरान खान ने जो किया उसकी अगर वो कानून की आप समझे वायलेशन बनती है तो उसको आप सज़ा दें, लेकिन ये नहीं कर सकते कि इमरान खान तक महदूद रखें। तमाम लिस्टें ओपन होनी चाहिए, लेकिन चूँकि नहीं हो रही इस वजह से इसके ऊपर ट्रेंड बन रहा है। जो ट्वीट्स हैं वो आपको नज़र आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली हालात बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और उन्होंने एक वीडियो लगाई एक बंदर की जो मैकेनिकल टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है। ज़ाहिर उसको कुछ पता नहीं है कि वो टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, और साथ उन्होंने कहा कि इसको इकॉनमी को फिक्स करने के लिए लाया गया था और ये जो है बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। तो आपको पता है कि इशारा इसका किस तरफ है। मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है बुनियादी तौर पर अपने आने की खबर के हवाले से जो खबर बनी है। अब ये अजीबोगरीब बात है कि ये नेटफ्लिक्स की मूवी ही बना दी है। देखें उनके जो हस्बैंड हैं वो बता रहे हैं कि वो तारीख भी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस वक्त पे वापस आ रही हैं। गवर्नर पंजाब जो है इसके ऊपर कमेंट दे चुके हैं। दूसरे पार्टी के लीडरान जो बता रहे हैं कब वापस आ रही हैं। मरीम नवाज़ जो खुद ट्विटर एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, उनको कम से कम वर्कर्स को और पार्टी मेंबरान को मखमसे में रखने की ज़रूरत नहीं है और खामखा का सस्पेंस फैलाने की ज़रूरत नहीं है जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से अब एक ट्रेंड बन गया है कि आप चीज़ों को एम्बिगुअस रखते हैं। एम्बिगुइटी जो है ख़ास हद से ज़्यादा ज़हर कातिल है। अगर आपने एतमाद को रिस्टोर करना है, इकॉनमी हो या मरीम नवाज़ की वापसी हो, तो आप खुल के बता देंगे कब वापस आ रही हैं। मेरे ख्याल में खामखा का सोशल मीडिया के ऊपर एक सस्पेंस डाइजेस्ट बनाना कोई अच्छा सियासी कदम लगता नहीं है।